हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बीए फाइनल ईयर वालों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है आपके, तो पहला पेपर है पॉलिटिकल साइंस के। तो उसके अंदर हमने 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ परसेंट 10% तो हमने कल वाले वीडियो में कर लिए हैं, और आगे के अब जो लघुतरात्मक प्रश्न है 5% आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो की पीडीएफ है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ये चैनल का नाम है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पर जाकर ये पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो 31 मार्च की। ठीक है, तो ये अपलोडेड है पहले से ही। तो चलिए है कि प्लूटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में आपको अंतर बताना है, और इसकी जो सब सीमा है लगभग 50 शब्दों की रहती है। तो इससे ज़्यादा ही मैंने लिखा है ताकि आपका अगर निम्नात्मक प्रश्न भी बने इन सब से तो आप आराम से कर सके। ठीक है, तो चलिए हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। तो प्लूटो का साम्यवाद क्या है और आधुनिक साम्यवाद क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो इनमें देखिए प्रमुख अंतर है, एक तो दर्शन से संबंधित पहला अंतर है। तो प्लूटो का जो साम्यवाद है वो आदर्शवादी और नैतिक प्रकार का साम्यवाद है, और जो आधुनिक है वो भौतिकवादी है। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत निजी इस प्रकार का। ठीक है, यानी कि वो जो भौतिक चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा बल देता है। और जो प्लूटो का साम्यवाद है वो आदर्शवादी है, नैतिकवादी है। प्लूटो का आदर्श राज्य भी हमने देखा था। ठीक, तो उसमें आदर्शवादी बातें वो करता है, नैतिकवादी बातें वो करता है। तो उसका दर्शन है जो आदर्शवादी है और नैतिक है, और आधुनिक जो है वो भौतिकवादी है। ठीक है, अब उद्देश्य की दृष्टि से तो प्लूटो का जो साम्यवाद है वो एक आदर्श समाज का निर्माण जिसमें ज्ञानी लोग शासन करें, जिसमें 3 प्रकार के इसने वर्ग बताए थे अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत। तो उसमें जो दार्शनिक जो ज्ञानी लोग हैं, बुद्धि जो जीवी लोग होते हैं, उनको उसने जो है शासन करने का अधिकार दिया था। तो प्लूटो के साम्यवाद की ये विशेषता थी। और आधुनिक साम्यवाद में वर्गों को समाप्त कर एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण करने की कल्पना की गई है। मतलब जो आधुनिक साम्यवाद है उसके अंदर कोई भी वर्ग नहीं होगा, चाहे दार्शनिक वर्ग हो ना कोई मजदूर वर्ग हो, किसी भी प्रकार का वर्ग है उसको समाप्त कर दिया गया है, और वर्ग विहीन समाज का निर्माण इसके अंतर्गत करने का उद्देश्य है आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत। फिर तीसरे ये जो समानता के आधार पर देखें तो प्लूटो का जो साम्यवाद है वो नैतिक और सामाजिक समानता पर ध्यान देता है, और आधुनिक साम्यवाद जो है वो आर्थिक समानता पर ध्यान देता है। ये इसके अंतर्गत समानता के आधार पर ये अंतर है। और अगला जो बात करते हैं स्वामित्व, तो स्वामित्व के आधार पर प्लूटो का जो साम्यवाद है वो कुछ वर्गों जिसमें दार्शनिक वर्ग है और योद्धा वर्ग है यानी सैनिक वर्ग के लिए सामूहिक स्वामित्व की बात करता है। आधुनिक जो साम्यवाद है वो उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व करता है। यानी कि प्लूटो ने, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि प्लूटो ने अपने जो आदर्श राज्य की कल्पना की है उसमें 3 वर्गों का इसने जो है 3 वर्ग बताए हैं। तो इसमें एक तो दार्शनिक वर्ग है, एक सैनिक वर्ग है और एक उत्पादक वर्ग है। ठीक है, तो जो दार्शनिक वर्ग है उसको इसने शासन का अधिकार दे दिया और उससे शिक्षा का भी अधिकार दे दिया। मतलब जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो दार्शनिक है, वो राज्य शासन करने का अधिकार है, और उससे थोड़े कम अधिकार है वो सैनिक वर्ग को दिए हैं, और उत्पादक वर्ग को बहुत ही कम सीमित मात्रा में उसने अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, वहीं जो आधुनिक साम्यवाद है उसके अंतर्गत देखिए उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व का अधिकार इसमें दे रखा है। फिर परिवार की दृष्टि से जो आधुनिक साम्यवाद है उसमें परिवार को स्वीकार करते हुए लैंगिक समानता पर बल दिया जाता है। लेकिन जो प्लूटो का साम्यवाद है, प्लूटो की जो विचारधारा उसके अंदर जो परिवार का विरोध करता है, वो बच्चों का पालन पोषण राज्य द्वारा करने की बात प्लूटो कहता है, उसके साम्यवाद के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ठीक, फिर क्रांति पर देखिए जो प्लूटो है वो क्रांति का समर्थन नहीं करता, वो चाहता है कि धीरे धीरे समाज के अंदर बदलाव होता है, क्रांति का समर्थन किसी भी प्रकार से नहीं करता। यानी कि किसी को भी क्रांति का अधिकार जो है प्लूटो नहीं देता है। वहीं आधुनिक साम्यवाद में सभी को क्रांति के माध्यम से बदलाव लाने का अधिकार देने की बातें होती है। ठीक है, उसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत देखिए प्लूटो का जो साम्यवाद है वो अभिजात वर्ग द्वारा शासन, यानी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उस प्रकार के जो लोग हैं वो शासन करने का अधिकार उन्हीं को है केवल। आधुनिक साम्यवाद में जो सभी वर्ग के लोग हैं उनको शासन करने का अधिकार दिया जाता है योग्यता के आधार पर। वहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर देखिए प्लूटो का साम्यवाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है, और आधुनिक साम्यवाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता है। ठीक, अब स्वतंत्रता के बाद में अब बात करते हैं धर्म के हिसाब से साम्यवाद में क्या फ़र्क है प्लूटो और आधुनिक में। तो प्लूटो का जो साम्यवाद है वो धर्म को स्वीकार करता है, और आधुनिक साम्यवाद धर्म को नकारता है। वही व्यवहारिकता की बात करते हैं, व्यवहारिकता की, तो प्लूटो का साम्यवाद व्यवहार में लागू करना बहुत ही कठिन है। उसने ऐसी ऐसी आदर्शवादी बातें की हैं कि वर्तमान में जो व्यवहार में उसको लाना कठिन है। आधुनिक साम्यवाद है वो व्यवहार में लागू करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इसके जो हमने तुलना की है। तो प्लूटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों ही समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित है, लेकिन उनके दर्शन, उद्देश्य और रणनीति में महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, उनके जो फिलॉसफी है, उनकी जो उनका उद्देश्य है वो उनके अंतर्गत अंतर है, लेकिन उनका जो बेस है वो समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। ठीक है, तो ये प्लूटो और आधुनिक साम्यवाद में अंतर है। तो मतलब पॉइंट्स वाइज आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि कई बार इसके निम्नात्मक बड़े वाले प्रश्न भी बनते हैं। तो इस प्रकार अगर पॉइंट वाइज आप थोड़ा लंबा चौड़ा लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स है वो ज़्यादा आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है जो अरस्तु को
राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहते हैं? 4 तर्क आपको इसके अंतर्गत देने हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहने के देखिए 4 कारण ये है, 4 तर्क आपको इस प्रकार लिखने हैं। व्यवस्थित अध्ययन, पहला पॉइंट है व्यवस्थित अध्ययन। दूसरा है इसने महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी है। तीसरा है इसको व्यवहारिक, मतलब ये प्लेटो की तरह आदर्शवादी ज्ञान नहीं करता, ये व्यवहारिक बातें करता है और इसका प्रभाव क्या है। तो इसके आधार पर देखिए जो प्लेटो का मतलब उसको पिता क्यों कहते हैं, पहला कारण है कि उसका जो अध्ययन है वो व्यवस्थित अध्ययन है। अरस्तु ने राजनीति ग्रंथ लिखा, पॉलिटिकल, ठीक है। तो अरस्तु ने जो राजनीति ग्रंथ लिखा है और राजनीति विचार का पहला व्यवस्थित ग्रंथ ये माना जाता है, ठीक है। ये प्लेटो का जो पहली बार इसने कोई व्यवस्थित ग्रंथ लिखा है तो अरस्तु ने ही लिखा है, ठीक है। और दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसने महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी है, ठीक है, जिसमें नागरिकता, शासन के रूप, न्याय और राजनीतिक स्थिरता जैसी अवधारणाओं को इसने विकसित किया है। फिर तीसरा पॉइंट है कि तीसरा तर्क है कि जो राजनीतिक नेताओं को सलाह दी और बेहतर शासन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया, मतलब व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित इसने बातें की है, आदर्शवादी बातें नहीं की है प्लेटो की तरह। इसके बाद में जो इसका प्रभाव है, जो पश्चिमी राजनीतिक विचारों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि व्यवहारवादी बातें की है तो अधिकतर देशों ने इसकी बातों को स्वीकारना चालू कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 है होब्स के सामाजिक समझौते के 4 कारण। तो होब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने आपको बहुत पहले ही करवा दिया था, 1-2 साल पहले ही। तो चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप अगर पिछले वीडियोस देखेंगे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पीछे जाइए, चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें आपको सभी दार्शनिकों के जो तुलनात्मक अध्ययन हैं और उनकी जो पुस्तकें हैं या उनके मास्टर वीडियो हैं जिसमें पूरा सिलेबस एक साथ कवर करवाया गया है। तो इस प्रकार के टॉपिक वाइज आपको वीडियोज़ मिलेंगे, वो बहुत ही आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना चैनल पर जाकर, और वीडियोज़ पसंद आए तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और इन सब की जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम पर सेम नाम से आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक। अब होब्स के सामाजिक समझौते के 4 कारण आपको बताने हैं। तो पहला कारण ये है कि प्राकृतिक अवस्था में अराजकता थी, ये होब्स का मानना है। होब्स का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में यानी कि सरकार के बिना जीवन सभी के लिए, सभी के खिलाफ युद्ध होगा, यानी कि पहले ये मतलब सामाजिक समझौता का मतलब यह था कि प्राचीन अवस्था में लोगों ने आपस में समझौता कैसे किया, कैसे समाज बना, कैसे राज्य बना, इस प्रकार की बातें होती है। तो होब्स का यही मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में यानी सरकार जब कोई कुछ नहीं था, लोग एक दूसरे के मतलब इतना करीब नहीं थे, समाज वगैरह नहीं था, तो ये सभी के खिलाफ सभी आपस में लड़ते रहते थे हर चीज़ के लिए। तो इस प्रकार ये पहला कारण है अराजकता, मतलब अराजकता के कारण इसने सामाजिक समझौता किया। फिर दूसरा असुरक्षा और भय, यानी डर और असुरक्षा की भावना। इस अराजकता के कारण लोगों का लगातार असुरक्षा और भय का सामना करना पड़ता था। भाई अभी जैसे हमारे पास आपस में समाज से हम लोग बंधे हुए हैं तो हमें उतना भय नहीं है, क्योंकि हम अपने अपने अधिकार और अपने अपनी जो सीमाओं के अंदर रहते हैं। अगर हमें ऐसा हमारे पास समाज, राज्य, पुलिस, इस प्रकार का कोई शासन नहीं होगा, कोई ऊपर तंत्र नहीं होगा, तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर कभी अटैक करेंगे, कभी किसी का कुछ छीनेंगे, कभी किसी को मार देंगे। इस प्रकार की असुरक्षा और डर तो सभी को लगता है। तो इसलिए ये दूसरा कारण था कि एक तो भाई अराजकता फैल गई थी, दूसरा असुरक्षा और भय का वातावरण था, तीसरा आत्मरक्षा। अपनी जान और संपत्ति की रक्षा के लिए लोगों ने एक साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया, मतलब फिर अपनी जान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए। वरना तो क्या, अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो कोई भी हमारे आज हम बैठे हैं, कल हमारे जगह कोई और आ जाएगा कि मतलब वो कब्जा कर लेगा। तो इस प्रकार की जो सुरक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए उन्होंने सामाजिक समझौता किया, सरकार बनाने का फैसला किया। फिर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सरकार के निर्माण से लोगों को शांति और व्यवस्था मिली और वे अपने अपने जीवन का आनंद ले सकते थे, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास अभी समाज है, सरकारें हैं, राज्य है, तो हम लोग अभी शांति से, हमारे शांति में जीवन चलता है। अगर ये सब कुछ नहीं होता, समाज नहीं होता, हम अलग थलग रहते हैं, आदि मानव जैसे लोग रहते थे, तो हम एक दूसरे को अटैक करते, कभी कुछ करते, कभी ये मतलब जंगली जीवन हम जीते। तो इसलिए यह होब्स के अनुसार यही 4 कारण थे सामाजिक समझौते करने के, ठीक है। और डिटेल में वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, बेंथम की कैदी सुधार योजना के बारे में टिप्पणी बतानी है। बेंथम जो दार्शनिक है, इसने कैदियों के सुधार के लिए जो कुछ सुझाव बताए हैं वो हम बता देते हैं आपको इस प्रश्न में। आपके देखिए, बेंथम ने एक तो मानवीय दृष्टिकोण, बेंथम का मानना था कि कैदियों को भी इंसानों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, नहीं कि जानवरों की तरह उनको व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। दंड का उद्देश्य क्या है? दंड का उद्देश्य बदला लेना नहीं होता, बल्कि अपराध को रोकना और कैदियों को सुधार किया जाना चाहिए। ये बेंथम के विचार है, बेंथम इस प्रकार का सुझाव देता है, ठीक। उपयोगितावादी सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके अगर ऐसा नहीं आए, ये बेंथम का
अगर कैदी सुधार वाला नहीं आए तो उपयोगितावाद सिद्धांत वाला प्रश्न कन्फर्म में आता है, एक ना एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा सभी दार्शनिकों से। तो उपयोगितावादी सिद्धांत में बेंथम ने अपनी योजना में उपयोगितावाद सिद्धांत को लागू किया, जिसके अनुसार बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा सुख प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के जो डिटेल्ड के अंदर आपको सिलेबस एक मास्टर वीडियोस के रूप में मिल जाएगा, जिसमें पूरा सिलेबस आपको कवर किया मिल जाएगा, जिसमें ये सारे दार्शनिकों के सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ वो जरूर देखना, आपके काम आएगा। फिर ये क्या है, पेनैक्टिकॉन। बेंथम ने पेनैक्टिकॉन नामक एक जेल डिजाइन किया जिसमें कैदियों को लगातार निगरानी में रखा जा सकता। तो ये कैदियों के लिए इसने अपने हिसाब से एक जेल बनाई, जिसमें उसको निगरानी वगैरह रखने के लिए कुछ सिस्टम इसने बनाया। अब इसके कुछ नकारात्मक पहलू इसमें क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। निरंतर निगरानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर सकती है। मानसिक प्रभाव क्या पड़ता है, कैदियों पर लगातार निगरानी का दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान हो जा सकता है। व्यवहारिक कठिनाइयाँ, और पेनोक्टोकॉन का निर्माण और संचालन बहुत महंगा और व्यवहारिक रूप से कठिन था। ये इसके कुछ नकारात्मक पहलू है। ठीक है, तो बेंथम की जो कैदी सुधार योजना के बारे में ये आपको टिप्पणी करनी है, तो आप केवल सकारात्मक पक्ष लिख देना, और अगर लंबा उत्तर आपसे मांगे तो नकारात्मक पहलू भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट पर्सन की। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको बताना है। कार्ल मार्क्स के साथ में बात के लक्षण। तो कार्ल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दार्शनिक होते हैं पश्चिम के अंतर्गत, और आजकल भी आधुनिक ज़माने में भी कार्ल मार्क्स के जो मार्क्सवादी विचार है उसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि मार्क्सवादी व्यक्ति, या फिर जैसे कोई अम्बेडकरवादी होता है, कोई मार्क्सवादी होता है, तो इनके अलग अलग विचार होते हैं। तो मार्क्सवादी के विचार क्या थे, तो हम सबसे पहले आपको मार्क्सवाद के थोड़ा मतलब मार्क्स कौन था उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, ताकि आप इसके विचार समझने में आसानी हो। कार्ल मार्क्स जो है वो एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्र, पत्रकार, राजनीतिक अर्थशास्त्र के आलोचक, समाजवादी क्रांतिकारी और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। यानी कि ये इतना मतलब जानकार था, इतना ये हर विषय के अंतर्गत अम्बेडकर की तरह था कि यह मतलब अपने विचारों से दुनिया भर में क्रांतिकारी और सामाजिक आंदोलन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। ये इतने इतने क्रांतिकारी इसने विचार दिए। मार्क्स के कुछ महत्वपूर्ण योगदानों में देखिए हम आपको बताते हैं। एक तो पूंजीवाद का इसने आलोचनात्मक विश्लेषण किया, यानी पूंजीवाद जो पैसे वाले लोग अमीरों का इसने खूब विरोध किया है। ये मतलब इसने ऐसी ऐसी बातें कही अमीरों के खिलाफ। ये मानता है कि सभी लोग समान हैं समाज के अंदर, राज्य के अंदर। ऐसे पूंजीवादी लोग हैं वो मतलब आगे नहीं रहने चाहिए, वो उसके पास ही सारे संसाधन क्यों होने चाहिए, सभी के पास होने चाहिए। तो पूंजीवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। मार्क्सवाद ने पूंजीवाद को एक शोषणकारी प्रणाली के रूप में देखा, जिसमें पूंजीपति कारखानों के मालिक जो है वो श्रमिकों जो कारखानों में काम करते हैं का शोषण करते हैं। फिर साम्यवाद का सिद्धांत। मार्क्स ने एक वर्गविहीन समाज का सिद्धांत दिया, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पूरे समाज के पास होगा और सभी लोग समान होंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि मार्क्स का मानना यह है कि समाज सबके लिए बराबर है, समाज में सभी को बराबर हक है। जो पैसे वाले हैं वो उनका हक मार लेते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसने ऐसी ऐसी बातें कही है। तो मार्क्सवादी जो लोग होते हैं वो भी इसी प्रकार पूंजीवादी का विरोध करते हैं अक्सर। इतिहास का भौतिकवादी दृष्टिकोण। मार्क्स ने इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में देखा, यानी कि दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है तो मतलब क्रांतियाँ वगैरह होती है, और ये इतिहास में हमेशा ऐसा ही चलता है, जिसमें शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच हमेशा संघर्ष होता है। और फिर एक अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न में ये भी आ जाएगा। अधिशेष नहीं, या फिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य ऐसा साहित्य सिलेबस में होगा, अतिरिक्त या अधिशेष मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीपति जो श्रमिक है, पूंजीपति श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्य का एक हिस्सा अधिशेष जो मूल्य बचता है अपने पास रख लेते हैं, जिससे असमानता पैदा। मैंने मतलब कोई प्रोडक्ट का मतलब मान लीजिए किसान ने कुछ फसल बोई, तो मान लीजिए बाजरा की फसल बोई और उसने मतलब 1500 रुपये के अंदर बेच दिया मंडी में। फिर जो ये पूंजीपति लोग हैं वो इसको वापस अगर हमारे पास बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, वो 5000 10,000 इस प्रकार वो अलग अलग रेट बढ़ा के बेच देते हैं। तो किसान को कितना मिला 1500, और उसको कितना फ़ायदा हुआ 1500 अगर 5000 में काट निकाल लेते हैं तो 3500 3000 के करीब वो उसका फ़ायदा हो जाता है। तो ये अतिरिक्त मूल्य है, ये इसका सारा का सारा प्रॉफिट है। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये इससे क्या है कि जो अमीर लोग हैं और अमीर होते हैं, और ये उसके पास अतिरिक्त है, मतलब उनकी बिना मेहनत की कमाई है। ठीक है, तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो और भी इसके अंदर प्रश्न है। निम्नात्मक प्रश्न अब आते हैं। तो ये निम्नात्मक प्रश्न को मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, ये आप पीडीएफ में खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि निम्नात्मक प्रश्न को समझना और पढ़ना बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है, और मैं जानता हूँ कि आप लोग इतने लंबे लंबे प्रश्न पढ़ने के आदी नहीं हो। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए कीजिए अगर आपको ये देखने में तकलीफ होती है, मतलब लंबा वीडियो या फिर समझने में, तो आप पीडीएफ के अनुसार आप 1-2 मिनट में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आगे भी इस प्रकार के वीडियोज़ मैं आपके लिए आता रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।